तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। कहता है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। ठीक है, एक स्टैचू है जो किसी पेडिस्टल पे मतलब किसी बेस पे टिका हुआ है और उस स्टैचू की आपको हाइट दी है 1.6 मीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ठीक है, तो पहले बेसिकली आपको क्या करना है, पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपको बोल रहा है कि कोई पेडिस्टल है। चलो मैं इस तरफ को बनाता हूँ पहले, है ना। कोई पेडिस्टल है, पेडिस्टल मतलब कोई बेस है। जैसे अपने स्टैचू वगैरह देखे होंगे, है ना। जनरली कहाँ पे ये आपके जो चौराहे होते हैं, है ना, शहर के जो चौराहे होते हैं वहाँ पे लगे होते हैं। चौराहों पे पहले ऐसे नीचे एक बेस होगा और बेस के ऊपर कोई स्टैचू होगी। ठीक है, तो मान लो कि ये बेस है और मान लीजिए ये कोई स्टैचू है। ठीक है, ऐसा कंसिडर कर रहे हैं हम, है ना। ये एक स्टैचू है और नीचे बेस है, मतलब पेडिस्टल है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि एक पॉइंट है कोई ग्राउंड में, लेट कंसिडर के पॉइंट ये है। तो इस पॉइंट से जो आपका स्टैचू है उसके टॉप तक एक एंगल बनता है। ठीक है, और वो एंगल आपका 60 डिग्री का, ये आपको बोला गया है 60 का ना। हाँ, स्टैचू के टॉप तक आपका जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। ठीक है, फिर आपको कहता है कि फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। ये जो पेडिस्टल है यानी कि जो बेस है बेस स्टैचू का, इसके टॉप तक भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए कि ये वो पॉइंट है ना। तो ये भी बोला एक एंगल बन रहा है और ये एंगल आपका 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला एंगल है ये है 45 डिग्री का। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो ये जो पेडिस्टल है इसकी हाइट बताइए, और ये इस ऊपर वाले पॉइंट की यानी कि स्टैचू की हमें हाइट मिली है, ये है 1.6 मीटर। ठीक है, तो चलिए कंसिडर करिए कि ये ए है, दिस इज बी, सी एंड डी, ये 4 पॉइंट है आपके पास। ठीक है, और ए से लेकर बी तक की लेंथ हमारे पास क्या है, ये है 1.6 मीटर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से निकलेगा उसको मान लेते हैं। तो देखिए हमें निकालना है पेडिस्टल की लेंथ यानी कि बी और सी की लेंथ। तो इसकी लेंथ को हम कंसिडर कर देंगे कि मान लो कि कितना है, x मीटर है। ठीक है, अच्छा मैं आपको जैसे पहले क्वेश्चन कराया था थोड़ी देर पहले, है ना, कि हमको क्या करना है, इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे या उस साइड को निकालने की कोशिश करेंगे जो दोनों ट्रायंगलों में सेम है। अब इस ट्रायंगल में देखो, मैं अगर ट्रायंगल ए सी डी ये पूरे ट्रायंगल को ले लूँ तो इसमें जो सी डी साइड है, ठीक है, और सिमिलरली जो बी सी डी जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसमें भी देखोगे तो सी डी साइड या डी सी साइड जो है ये कॉमन है। तो हम इसी को निकालने की कोशिश करेंगे दोनों ट्रायंगलों से। ठीक है, चलिए पहले तो हम लिख लेते हैं लेट बी सी इक्वस टू एक्स मीटर। तो बी सी जो साइड है ये हमने क्या मान ली, एक्स मीटर मान ली। ठीक है, अब इन ट्रायंगल एक बार नीचे वाला ट्रायंगल एक बार ऊपर वाला ट्रायंगल। तो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं बी सी डी। अब इस ट्रायंगल बी सी डी की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन होता है ना। तो टेन कितने डिग्री का है, नीचे वाला जो एंगल है वो है 45 डिग्री का, छोटा एंगल बनेगा, है ना, 45 डिग्री। दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन में सी डी। और बी सी अपॉन सी डी, बी सी की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, एक्स मान रखी है, सी डी हमें नहीं पता। और 10/45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास जो सी डी की वैल्यू आएगी, जो सी डी है हमारे पास, वो सी डी है हमारे पास एक्स मीटर। ठीक है, ये तो आ गई पहले ट्रायंगल से हमारे पास सी डी की वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास, वो होगा ए सी डी, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल। तब ले लेते हैं दूसरा इन ट्रायंगल ए सी डी। इस ट्रायंगल ए सी डी में हमारे पास क्या है, ए सी अपॉन में सी डी जो कि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब सेम फिर से वही 10 वाला केस बन रहा है। तो 10 कितने डिग्री का, पूरा एंगल आपके पास 60 डिग्री का बड़ा वाला, इक्वल्स टू ए सी अपॉन में सी डी। ठीक है, अब 10/60 की जो वैल्यू है वो है √3 इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू कितनी है। अच्छा ए सी जो है 2 पार्टों में डिवाइडेड है, एक है ए बी और एक है बी सी। तो ए बी की वैल्यू है 1.6 और बी सी की वैल्यू है एक्स। तो मैं इसको 2 पार्टों में लिख दे रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ इसको 1.6 प्लस एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों पार्टों से मिलके तो ए सी बना है, अपॉन में सी डी। इसके नीचे 1 लगा दिया और दोनों को आपस में क्या कर दिया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा √3 सी डी इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ से फिर जरा सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बनेगा सी डी इक्वल्स टू √3, यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ नीचे आएगा डिवाइड में इसके, ठीक है। तो बन जाएगा 1.6 प्लस एक्स अपॉन में √3, ठीक है। अब देखिए ज़रा, पहले वाले ट्रायंगल से भी हमने सी डी की वैल्यू निकाल ली, करेक्ट, और दूसरे वाले ट्रायंगल से भी हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, सी डी की वैल्यू। तो लेफ्ट साइड यहाँ भी सी डी है, लेफ्ट साइड यहाँ भी सी डी है, तो इसका मतलब इनके राइट साइड भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो बस अब क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वलाइज कर देंगे, ठीक है। इक्वलाइज कर देंगे इस सी डी को और इस वाले सी डी को। तो यहाँ से जो लेफ्ट साइड में जो सी डी आया है इसकी वैल्यू है एक्स, और यहाँ जो है वो उसकी वैल्यू है 1.6 प्लस एक्स। तो हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स डिवाइड में √3। अभी √3 की मल्टीप्लाई इधर x के साथ कर देंगे, यहाँ नीचे 1 लिख सकते हैं, है ना, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा आपका √3x या x√3 भी कह सकते हैं, इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स, है ना, इतना हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये जो आपका x आया है इसको इधर लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूँ मैं। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा √3x प्लस का x इधर आके माइनस का x बन जाएगा, इक्वल्स टू 1.6 के बराबर, है ना। अब देखिए इन दोनों में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा क्या कॉमन निकाल सकते हैं, चलिए बताइए। तो देखिए इन दोनों में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। तो हमने क्या किया, हमने x कॉमन ले लिया। जब मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, पहले वाले के पास बचा √3, तो बन गया √3 माइनस, यहाँ से तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से तो x था वो उसको हम निकाल के लेफ्ट साइड में निकाल के लिया है बाहर, तो बचा आपके पास 1 इक्वल्स टू किसके बराबर, 1.6 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा इक्वल्स टू, ये √3 माइनस 1 पूरा का पूरा x का मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, तो बन जाएगा 1/1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। पर फिर वही बात आती है क्या, कि डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, रूट वाली वैल्यू है, तो रूट वाली वैल्यू को हम रखते नहीं है, हम क्या करेंगे इसका रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 माइनस 1 ये नीचे है, इसको ऊपर हम क्या करेंगे, √3 साइन बदल देंगे, माइनस का साइन बन जाएगा प्लस का साइन, है ना, +1 यहाँ पे लिख देंगे, और नीचे भी सेम इतना ही लिख देंगे, √3 + 1 x इक्वल्स टू। अब इनकी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1.6 और ब्रैकेट में √3 + 1 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है ये अपॉन में, और नीचे देखिए √3 माइनस 1 ये बन गया a माइनस b, और यहाँ बन गया a + b, ये भी √3 + 1 है, ये √3 माइनस 1 है, तो a माइनस b a + b का फॉर्म बन गया, जो कि हमने पहले के क्वेश्चन में भी कर रखे हैं, ठीक है। आपने नहीं देखी वीडियो तो पीछे आप जाके देखिए, इससे पहले वाली जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, उसमें हमने किए थे। तो ये हो जाता हमारा क्या, a² माइनस b² का फॉर्म। अब a² एक जगह पे क्या है, √3 है, √3 का स्क्वायर करोगे तो बन के आएगा आपके पास 3 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 बन के आएगा, है ना। तो यहाँ से x की फाइनल वैल्यू जो है वो है मेरे पास 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 और अपॉन में 3 में से 1 गया, बचेगा 2, और 2 के टेबल से 1.6 को कट करोगे तो देखो आप ये पॉइंट अगर हटाओगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.8 कह रहा हूँ। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आया हमारे पास, जो 8th क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर बन के आया वो क्या बन के आया, देखिए 0.8 और √3 + 1 ये ब्रैकेट में, ठीक है, इतना मीटर। ये जो आपका फाइनल जो आंसर आया वो आया 0.8 √3 + 1 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास एक टावर है, ठीक है, और एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग ऑब्वियसली थोड़ा छोटी हाइट की बनेगी। चलो मान लो कि ये हमारी बिल्डिंग है और एक बना देते हैं हम टावर, जो टावर थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, मान लो कि ये टावर है। अब सिनेरियो ये है आपके सामने कि एक के टॉप से दूसरे के फुट तक और दूसरे के टॉप से पहले के फुट तक, ठीक है, एंगल बन रहे हैं। कहने का मतलब देखो क्वेश्चन में बोला उसने एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये तो हमारी बिल्डिंग है, आप लिख भी सकते हो। ये आपका, मैं इसको बी लिख दे रहा हूँ, बी मतलब ये बिल्डिंग है और ये टी मतलब ये टावर है, ठीक है। तो चलिए क्या बोल रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक, तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक ये एंगल बना लीजिए। और ये जो आपका एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्वियसली एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा, ये वाला। ये कितने डिग्री का बोल रहा है आपको, ये है आपका 30 डिग्री का,
ठीक है। और एक केस इसका बिल्कुल उल्टा है, यानी कि आपके टावर के टॉप से बिल्डिंग के बेस तक का एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। तो ये एंगल दिया है आपको 60 डिग्री का, ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। चलिए अब आपको आगे बोलता है इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, मतलब जो टावर है आपका वो 50 मीटर की हाइट का है। तो चलिए ये है मेरे 50 टावर और ये है मेरा 50 मीटर हाइट का, ठीक है। आप सब पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है इधर वाला हमारा, इसकी हाइट क्या होगी। तो चलो कंसिडर करते हैं कि ये ए पॉइंट है, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस वन इज डी। तो बेसिकली यू नीड टू फाइंड सी डी, लेंथ ऑफ द सी डी, ठीक है, ये सी डी आपको मान के चलना है, मतलब इसी को हमने निकालना है। तो चलिए फिर से वही केस कि हम सी डी को क्या मान लेते हैं, लेट कंसिडर करते हैं इसको, क्या है ये एक्स मीटर हमारी ये सी डी की लेंथ है, ठीक है। तो लिख लेंगे, हम लिख लेते हैं लेट सी डी इक्वल्स टू एक्स मीटर, ठीक है। अब फिर जरा पहले हम ये चेक करते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था कि पहले ये ट्राई करने की कोशिश क्या करो कि जो भी आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं उनमें से जो कॉमन साइड है उसको चेक करो कि वो कौन सा साइड है। तो चलिए देखिए इस ट्रायंगल में अगर देखूँ तो ए बी सी, एक ट्रायंगल तो ये है मेरे पास ए बी सी, और एक ट्रायंगल मेरे पास बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल है ना। दोनों ट्रायंगल में जो आपको बेस दिख रहा है, देखो ये जो सी बी या बी सी जिसको आप बोल सकते हो, ये जो बेस है दोनों ट्रायंगलों में क्या है, कॉमन है। तो मैं दोनों ट्रायंगलों से क्या निकालने की कोशिश करूंगा, इस बी सी साइड को निकालने की कोशिश करूंगा। जैसे ये मेरा निकल जाएगा दोनों ट्रायंगलों में, मैं क्या कर दूंगा, वैल्यूज को आपस में इक्वलाइज कर दूंगा, जहाँ से मेरा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए दो ट्रायंगल है हमारे पास, तो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल, चलो पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में। तो देखिए ए बी तो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, और सी बी क्या है हमारे पास, बेस। परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, ये होता है हमारे पास 10। अब 10 कितना डिग्री है, ध्यान से जरा, हाँ देखिए ए बी और सी ये ट्रायंगल है। अब इसका जो एंगल है वो सी डिग्री पे है, तो सी पे कितना है आपका 60 डिग्री, तो मतलब 10 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन सी बी। अब ए बी अपॉन सी बी क्या है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, चलो यह परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन सी बी बोलो या बी सी बोलो। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, ये होती है √3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है आपको गिवन है, दैट इज 50 मीटर, है ना, अपॉन में बी सी की वैल्यू, ये तो हमारे पास है नहीं, तो ये बी सी का बी सी रह जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 लगा के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आती है हमारे पास, ये आती है हमारे पास √3 बी सी इक्वल्स टू 50, करेक्ट। तो यहाँ से बनता है हमारे पास बी सी इक्वल्स टू 50 अपॉन √3। तो देखिए बी सी की हमने वैल्यू निकाल ली एक ट्रायंगल से, ठीक है, एक ट्रायंगल से हमने वैल्यू निकाल ली बी सी की, ये रही। अब ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हम क्या करेंगे, दूसरे ट्रायंगल से वैल्यू निकालेंगे इसकी, ठीक है। तो दूसरा ट्रायंगल मेरे पास क्या है, ट्रायंगल बी सी डी, ना, बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। अब बी सी डी में देखिए ये जो सी डी वाली हाइट है ये तो आपको क्या करनी है, ये तो आपको फाइंड आउट करनी है, निकालनी है ना। और ये सी बी, ये क्या आप दोनों केसों में क्या था, ये इक्वलाइज करना था हमें, है ना। तो हम लिखेंगे, देखो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 होता है। 10 कितना डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है ना, 30 इक्वल्स टू किसके बराबर, सी डी या डी सी बोल सकते हैं, सी डी अपॉन में क्या है, ये हमारे पास बी सी, है ना। चलिए 10 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए, वो तो 1/√3 इक्वल्स टू सी डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सी डी की वैल्यू मैंने एक्स कंसिडर की है, एक्स, और बी सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये तो मुझे निकालनी है, ये तो मुझे नहीं पता, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से, तो यहाँ से जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी बी सी की इक्वल्स टू √3x, ठीक है। देखिए मैंने दोनों ट्रायंगलों से क्या किया, फिर से सेम वही केस जो अभी थोड़ी देर पहले भी किया था हमने, दोनों केसों में क्या कर दिया मैंने, वैल्यू को निकाल दिया, दोनों साइड इक्वल जो हमारी साइड बन रही थी दोनों केसों में वो हमने निकाल दी, यहाँ से भी बी सी की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से बी सी की वैल्यू। अब जब दोनों लेफ्ट साइड की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब उनके राइट साइड की वैल्यू भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, आप इक्वलाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 50√3 और इधर है √3x, तो हम लिख लेते हैं x √3 इक्वल्स टू 50 अपॉन में √3, ठीक है। इसके नीचे 1 लगा दिया और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 बन जाएगा, तो ये हो गया आपका 3x,
इक्वस टू उधर क्या बचा आपके पास, उधर बचा आपके पास 50, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 50/3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। या चाहे तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो 16 3 जा होता है 48, तो आ जाएगा 16 होल 2/3 मीटर। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, x मतलब वही जो आपको बिल्डिंग की हाइट चाहिए थी, तो वो हो जाएगी आपकी 16 होल 2/3 मीटर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ये देख लीजिए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। अच्छा ठीक है, 2 पोल्स हैं आपके पास जो बिल्कुल बराबर हाइट के हैं, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट साइड है। मान लो एक ये है तो एक इस साइड को है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। आपको बोल रहा है इधर साइड ऑफ द रोड। अब इन दोनों के बीच में बिल्कुल, इन दोनों के बीच में रोड है। मान लीजिए कि जैसे कि ये स्केल है ना, इसको रोड मान लीजिए, और ये 2 साइड बाय साइड क्या है आपके, 2 इक्वल हाइट के पोल है। ठीक, आगे बोलता है विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा, जो रोड की जो लेंथ जो है बीच में वो है 80 मीटर की। तो आपको बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम। अब ये नहीं बोल रहा है कि बिल्कुल बीच में है, कहाँ पे है, मतलब बीच में कोई एक पॉइंट है रोड के जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं पोलों के, वो एक है 60 डिग्री का और एक है 30 डिग्री का रिस्पेक्टिवली। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अच्छा, 2 चीज़ें इसमें आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं कि डायग्राम किस तरह से बनेगा। तो 2 इक्वल हाइट के हमारे पास पोल हैं। ठीक है, तो चलिए 2 इक्वल हाइट के पोल बना लेते हैं। मान लो एक ये है और एक बिल्कुल सेम एग्जैक्टली इसी की हाइट का और पोल बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ये दूसरा पोल है। ठीक है, अब आपको ये बोला गया है और दोनों को मिला दिया। आपको ये बोला गया कि दोनों जो इक्वल हाइट के पोल है ना, बीच में कहीं पर पॉइंट, अब वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे जहाँ पे भी मर्जी आप लेना चाहो ले सकते हो। चलो मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट, है ना, मतलब इस पॉइंट से जो एंगल बन रहे हैं। अच्छा, एक एंगल तो इसके साथ बन रहा है, ठीक है, इस वाले टावर के साथ, और एक एंगल इस वाले टावर के साथ बन रहा है। ठीक है, अच्छा मैंने इनके बीच की थोड़ा सा जो है डिस्टेंस कम कर दिया, तो थोड़ा सा एंगल बिल्कुल स्टीप हो गए हैं। आप इसको थोड़ा सा ठीक करके बनाएं। ठीक है, और चौड़ा बना के बना सकते हैं। तो अब आपके पास 2 एंगल हैं। ठीक है, एक एंगल है बोला आपके पास 30 डिग्री का और एक एंगल आपके पास 60 डिग्री का। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप बताइए मुझे कि इनमें से मैं कौन सा 30 बनाऊँ, कौन सा 60 बनाऊँ। हालांकि यहाँ पर तो अब अभी किसी को भी 30 और 60 बना सकते हैं, पर फिलहाल अगर देखने के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपकी गर्दन कम झुकेगी, तो इसका मतलब ये आपका एंगल कम होगा। और यहाँ पर आपकी गर्दन को ऊपर को ज़्यादा झुकाना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आपको ये बोला गया है कि ये जो बीच में रोड है ना, ये इन दोनों के बीच में ये है 80 मीटर की। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो ये रोड है यहाँ से लगे यहाँ तक, ये 80 मीटर की रोड है। ठीक है, 80 मीटर है। चलो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कुछ नाम। ये लेट कंसिडर A, B, दिस इज गोइंग टू बी पॉइंट C, पॉइंट D एंड पॉइंट E। ठीक है, ये आपके 5 पॉइंट हैं। अच्छा, अब हमें निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले कि इन दोनों के ये जो आपके पॉइंट है CD और ये CB, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। एक तो ये निकालना है आपको, है ना, और एक आपको निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये AB की हाइट और ED की हाइट क्या होगी। अच्छा, हमें बोला है कि पोल इक्वल हाइट के हैं, तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि बोथ पोल्स आर इक्वल। क्या बोला गया आपको, बोथ पोल्स आर इक्वल, है ना, ये हमें गिवन है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ED है, ED की जितनी लेंथ होगी, क्या हम ये कह सकते हैं उतनी ही लेंथ किसकी होगी, AB की होगी। बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। और हम बेसिकली अप्रोच भी यही करेंगे। देखिए हमारे पास 2 ट्रायंगल आ गए ना, ABC, एक ट्रायंगल ये है और एक हमारे पास CDE, एक ट्रायंगल ये है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम इक्वलाइज किसको करने की कोशिश करेंगे, AB को और ED को, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है आपस में इक्वल है। तो एक ट्रायंगल से आप ED निकालने की कोशिश करो, एक ट्रायंगल से AB निकालो, दोनों जब हमें फाइंड आउट हो जाएंगे तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वलाइज कर देंगे, क्योंकि वैल्यू दोनों की इक्वल है। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा इसको अप्रोच कैसे करेंगे पहले तो ये देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं मान लो ये CD की जो लेंथ है हमारी है, ठीक है, इस CD की लेंथ को अगर मैं x मान लूँ, ठीक है, कंसिडर करो कि इसकी लेंथ को मैं क्या मान रहा हूँ, x मान रहा हूँ, तो मुझे ये बताइए CB की लेंथ क्या होगी, क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली करेक्ट, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये बात, कैसे हम इसको निकालते हैं। देखो चलो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई 2 चीज़ हैं आपके पास, है ना, कोई 2 चीज़ हैं, इन दोनों की वैल्यू मान लो मेरे पास 80 है, ठीक है, या 80 50 कुछ भी मान कर चलो। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों वैल्यू में से एक को मैंने x कंसिडर कर लिया, मान लो इसको मैंने x मान लिया,
और मैं बोलूँ कि ये दूसरा जो है आपके पास ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे बताओ मुझे। तो आप क्या करोगे, इस एक्स को उठा के पीछे रख दोगे ना, तो यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आ जाएगी 80 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे तो होगा। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे भी की है। मुझे ये पता था कि ये यहाँ डी से लेके बी तक है, बी से लेके डी तक पूरी लेंथ कितनी है 80 है। अब मुझे लेकिन ये नहीं पता कि बीच में इन दोनों की लेंथ कितनी है आपस में। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट को तो मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो ऑब्वियसली दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के बीच की लेंथ क्या है 80 है। आई होप ये जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है ये सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो दो ट्रायंगल हैं, हम उन पर जैसा हम अभी तक अप्रोच करते हुए आ रहे हैं वही अप्रोच लगाएंगे और यहाँ से हमारे आंसर निकलेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं हम इन ट्रायंगल कोई सा भी ट्रायंगल ले लो। चलिए ई सी डी ले लेते हैं, ई सी एंड डी। अब ई सी डी ट्रायंगल में ई डी तो आपके पास परपेंडिकुलर है और डी सी ये आपका 20। तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10। मैंने आपको सबसे कल के वीडियो में, ठीक है, यानी कि मतलब जो हमारा इससे पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ज़्यादातर जो वैल्यू आती हैं वो 10 की लगेंगी। तो 10 की वैल्यू को आपको बिल्कुल रट्टा मार देना है, ठीक है। और वो भी स्पेशली 30, 45, 60 ये 3 वैल्यू बस घूमती रहेंगी बार बार आपके आसपास। तो 30 की वैल्यू 10 30 की वैल्यू 1/√3 और 10 45 की वैल्यू दैट इज 1 और 10 60 की वैल्यू √3, ठीक है। ये 3 वैल्यू को अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए कितना बनेगा 10 60, तो 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर मेरे पास ई डी है ना, अपॉन में बेस क्या है मेरे पास, ये है सी डी या डी सी। चलो सी डी लिख लेते हैं। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3 इक्वल्स टू ई डी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, ये तो मुझे फाइंड आउट करनी है ना, अपॉन में सी डी की वैल्यू मैंने क्या मान रखी है, एक्स मान रखी है। अच्छा ये एक्स लिखना भूल गए हम, यहाँ ऊपर लिख लीजिए, हाँ ये आपको लिखना पड़ेगा भाई वरना गड़बड़ हो जाएगी। लेट सी डी इक्वल्स टू एक्स, ये आपने एक्स मान लिया। देन सी बी इक्वल्स टू, तब उस केस में सी बी क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, वरना ये गलत हो जाएगा, क्वेश्चन आपका अप्रोच गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे 1 लगा के इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बन के आएगा बताइए, ये बन के आएगा √3x इक्वल्स टू ई डी, ठीक है। तो ई डी के फॉर्म में ही रखना है मुझे। तो फिलहाल ये समझ लीजिए कि एक वैल्यू मेरी ये आ गई ई डी, ठीक है, एक ट्रायंगल को लगा के। अब दूसरे ट्रायंगल की वैल्यू निकालते हैं। तो दूसरे ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, तो अब इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, अब इस ट्रायंगल के ऊपर वैल्यू लगाते हैं। तो देखिए इसमें ए बी जो है मेरा वो परपेंडिकुलर है, तो जगह ए बी अपॉन में, और बी सी मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास बेस है ना, बी सी। अच्छा मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, राइट साइड में लिख देते हैं। और ये वैल्यू जो बन रही है अपनी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है 10, और 10 कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मैंने लिख लिया, ठीक है। बस थोड़ा आगे पीछे हो गया क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था मेरे पास इधर आगे लिखने के लिए, इसलिए मैंने पीछे लिख दिया। तो देखिए ए बी की जो वैल्यू है वो तो मेरे पास है नहीं, तो ए बी का ए बी अपॉन में बी सी, ये बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 80 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 10 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बनेगा ए बी √3 इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से ए बी की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन में √3, ठीक है। और ये आ गई मेरी दूसरी वैल्यू। अब आप बोलोगे सर इस बार तो दोनों के दोनों सेम नहीं है ना, यहाँ पे ई डी है, यहाँ पे ए बी है। तो बच्चों गौर से देखिए, ऊपर सबसे पहली लाइन क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बोथ पोल्स आर इक्वल, दोनों पोल के जो हाइट है वो क्या है इक्वल है। और मैंने लिखा भी नीचे कि ई डी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू क्या होगी आपस में बराबर होगी। तो बस वही चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से लिख देता हूँ, ये दोनों की दोनों वैल्यू ई डी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू आ गई है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे अब इक्वलाइज कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को हम इक्वलाइज करेंगे। तो ई डी की जो वैल्यू आई थी यहाँ पे वो आई थी मेरे पास √3x इक्वल्स टू, यहाँ से जो ए बी की वैल्यू आई है वो आई मेरे पास 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। बस इसको सॉल्व करना है और आपके सामने आपके आंसर। तो इसके अपॉन में लगा देंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 के √3 से मल्टीप्लाई जाएगी, बन जाएगा 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स को इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो 3x में एक x ऐड हो जाएगा, बन जाएगा
4x इक्वल्स टू 80 और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी आपकी 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा और कट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 मीटर। अब देख लीजिए x कहाँ पे है, मतलब x किस चीज़ को माना था हमने। तो अपने अगर आप डायग्राम में देख रहे हो तो x जो है मेरी वो CD की लेंथ है, तो इसका मतलब जो CD है हमारे पास वो कितना आ गया 20 मीटर आ गया। अब यहाँ से अगर मैं BC की वैल्यू निकालूँ तो निकाल सकते हैं आराम से। BC इक्वल्स टू क्या था, वो था मेरे पास 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, ये ऊपर देखिए या ये 20, इसका मतलब ये बन गया कितना 60 मीटर, है ना। जो इसकी वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 60 मीटर की। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और निकालनी थी, वो निकालनी थी आपकी हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी पोल की एक हाइट निकाल दो, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है तो किसी को भी निकाल सकते हैं। अब देखो ये इस केस में देखो यहाँ पे ED की वैल्यू है, यहाँ पे AB की, आप चाहे यहाँ पे रखो x की वैल्यू, चाहे यहाँ पे रखो, दोनों केसों में निकालोगे तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। मैं लेफ्ट वाले में रखूँ क्योंकि छोटी वैल्यू है। तो जो हमारी ED की वैल्यू है हमारे फर्स्ट इक्वेशन में क्या बनी थी, वो बनी थी √3x और ED इक्वल्स टू √3 और x की वैल्यू कितनी है 20, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20√3 मीटर। अब यही आपकी 3 वैल्यू आपके पास आ गई हैं, 3 वैल्यू आपसे पूछी गई थी। ठीक है, एक आपके पोल की हाइट, एक आपके जिस पॉइंट से हमने क्या कर रखे हैं एंगल ले रखे हैं वहाँ तक की, और एक वहाँ से लेके दूसरी पोल के बेस तक की। ठीक है, ये हो गया आपके पास 3 वैल्यू। ठीक है, ये देख लीजिए आपके पास 3 वैल्यू हैं, 20 मीटर, 60 मीटर और जो आपका पोल की हाइट है वो है 20√3 मीटर। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला गया है कि एक टीवी टावर है जो एक कैनाल के बैंक पे, यानी कि उसके किनारे पे टीवी टावर को लगाया गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। अब कैनाल के दूसरे बैंक से अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ द टावर तक कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको डायग्राम गिवन है, ठीक है, तो फिर आपको क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है, क्योंकि आपको डायग्राम दिख रहा है ना, सब समझ में आ रहा है आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बोला है फिर एक दूसरा पॉइंट है 20 मीटर दूरी पे, है ना, इस कैनाल के एक बैंक से 20 मीटर के 20 मीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, एक पॉइंट और है जहाँ से टावर के टॉप तक का एक एंगल बनता है, वो है 30 डिग्री का। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट, ये AB की हाइट आपको निकालनी है। दूसरा आपसे पूछ रहा है विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब ये CB की लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम CB की लेंथ को हम x मान लेते हैं। अच्छा, फिर से वही 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो मुझे बताइए किस चीज़ को मैं निकालने की कोशिश करूँगा, जल्दी बताइए कौन सी वो चीज़ है जिसको हम इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही पकड़े हैं, है ना, बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं कि हम निकालेंगे AB को। देखिए ABC ये भी ट्रायंगल है और ABD ये भी ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है। दोनों केसों में देखो ये AB की जो लेंथ है वो दोनों ट्रायंगल में आ रही है, इसका मतलब हम AB को ही निकालने की कोशिश करेंगे दोनों ट्रायंगल से। ठीक है, पहले हम जो चीज़ हमने लिखी है यहाँ लिख लेते हैं। तो लेट हमने किसकी लेंथ मान रखी है, CB की या BC की। लेट BC इक्वल्स टू कितना मान लिया हमने, x मीटर। ठीक है, अब 2 ट्रायंगल आपके पास बन रहे हैं, उन 2 ट्रायंगल को लगा लीजिए। तो पहले इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, चलिए ठीक है ABC ले लेते हैं पहले, ABC। इस ट्रायंगल अगर ABC की बात करें तो AB मेरा परपेंडिकुलर, BC मेरा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 10, और 10 कितना डिग्री, 10 दिया आपको 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन में BC। ठीक है, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है मेरी √3 इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास, नहीं है, तो AB को हम AB लिखेंगे अपॉन में BC की वैल्यू हमने x सेलेक्ट की है, तो हो जाएगा हमारी x। यहाँ से हम AB की वैल्यू निकालेंगे तो जो AB की वैल्यू आएगी वो आएगी √3x। ठीक है, तो एक साइड से तो हमने AB की वैल्यू निकाल दी एक ट्रायंगल का यूज़ करके। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल को देखते हैं। तो इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल, ABD, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में देखते हैं। तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में पूरा का पूरा ABD बेस, तो यानी कि 10, और 10 कितना डिग्री दिया है आपको, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन में BD। ठीक है, अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/√3 इक्वल्स टू AB की वैल्यू नहीं है हमारे पास, AB अपॉन में BD की वैल्यू। अभी BD है 2 सेक्शन में टूटा हुआ, इस साइड को देखो, ये वैल्यू 20 मीटर और ये वैल्यू x मीटर, तो हम लिख देंगे इसको 20 + x, लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से क्या बनेगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे हम, हमारे पास बनेगा √3AB इक्वस टू 20 + x। ठीक है, ये वैल्यू बन के आएगी। और यहाँ से मैं AB की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो AB इक्वस टू √3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा राइट साइड में, तो डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, ये बन गया √3। तो देखिए दूसरी वैल्यू मेरी AB की यहाँ से आ गई है। आपको दिख रहे होंगे दोनों के दोनों वैल्यू AB की ही है ना। जो पहले ट्रायंगल से मैंने वैल्यू निकाली वो भी AB की वैल्यू थी, दूसरे ट्रायंगल से निकाली ये भी वैल्यू किसकी है, AB की। तो दोनों वैल्यू AB की ही निकल गई है ना। तो इसका मतलब अब हम इसको आराम से क्या कर सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अपने इस पार्ट को। ठीक है, देखिए मेरे पास पहले जो वैल्यू थी AB की वो थी √3x इक्वस टू, और दूसरी वैल्यू आई है वो आई है 20 + x अपॉन में √3। इसके नीचे 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या वैल्यू आएंगे हमारे पास वैल्यू आएगी √3 के √3 से मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा 3, यानी कि 3x इक्वस टू 20 + x। अब इस प्लस x को यहाँ से उठा के मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करूँगा, तो प्लस वाली वैल्यू इधर के माइनस बन जाएगी, और 3x में से एक x कम हो जाएगा तो बचेगा आपके पास 2x। इसका मतलब 2x की वैल्यू 20 के बराबर, और यहाँ से x की वैल्यू यहाँ 2 डिवाइड में जाएगा, 20 को काटेगा कितना आ जाएगा आपका 10 मीटर। यानी कि जो x है आपका, x मतलब जो कैनाल की लेंथ है। ठीक है, ये जो कैनाल की लेंथ थी हमारे यहाँ पर CB की लेंथ, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, CB की जो लेंथ है वो कितनी है 10 मीटर। यानी कि कैनाल की लेंथ आप बेसिकली बोल सकते हैं कितनी मीटर आ गई, 10 मीटर। अच्छा, आपको एक चीज़ और निकालनी थी, वो निकालनी थी आपको इस टावर की हाइट AB की। देखिए ये वैल्यू भी AB की वैल्यू है, यहाँ पर रखोगे x की वैल्यू तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक काम कीजिए, ये भी तो AB की वैल्यू थी तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ से तो और आसान बन जाएगा, है ना। तो देखिए हम लिख लेते हैं आप हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या है, AB है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, x √3 के बराबर या √3x के बराबर। ठीक है, x √3, और x की वैल्यू कितनी आई है, देखिए 10 आई है, तो 10 √3 ये आपके AB की वैल्यू बन गई, यानी कि हाइट ऑफ द टावर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 मीटर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ओके, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब एक आपके पास बिल्डिंग है, एक आपके पास टावर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम क्या मान के चलेंगे कि जो बिल्डिंग है वो कम हाइट का है ना। मान लीजिए कि ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हमारे पास टावर है। ठीक है, तो आपको ये बोला गया है कि बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, अब बिल्डिंग का टॉप कौन सा है, ये वाला है बिल्डिंग का टॉप, और ये टावर का टॉप है। तो बिल्डिंग के टॉप से और टावर के टॉप तक एक आपका एंगल बन रहा है। ठीक है, एक एंगल तो ये बन रहा है आपके पास, यहाँ से एक लाइन सीधी खींची जाएगी। ठीक है, और एक एंगल बोल रहा है बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन का सिनेरियो। तो फ्रॉम द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अब ये जो बिल्डिंग है, ठीक है, चलो इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। तो ये है आपका A, कंसिडर करो दिस इज B, दिस इज गोइंग टू बी C, दिस इज D एंड दिस पॉइंट इज E। ठीक है, तो जो बिल्डिंग है आपकी वो है ED या DE, और इसकी हाइट हमें दी है 7 मीटर की। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है आपको कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल बन रहा है आपको, ये जो ऊपर की तरफ को एंगल बन रहा बोल रहा है, ये एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट। तो अब यहाँ से जो इसके फुट की तरफ को एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब नीचे की तरफ को ये वाला एंगल, तो नीचे वाला एंगल है आपको कितने डिग्री का बोल रहा है, 45 डिग्री का। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर तो आपका पूरा का पूरा है ना, ए से लेकर सी तक की, तो ए से लेकर सी तक की आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए पहले, ये जो ED है, ED की लेंथ कितनी है, बिल्कुल एग्जैक्टली कितना है, 7 मीटर है। तो क्या BC की लेंथ भी 7 मीटर नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना भाई। जितनी लेंथ ED की उतनी लेंथ BC की, दोनों इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो BC की लेंथ है वो भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर की। ठीक, अच्छा अब आपके पास दो ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं, पहले तो ये अप्रोच कीजिए। तो दो ट्रायंगल हमारे पास कौन से हैं, एक है ABE, ये ट्रायंगल आपका, ठीक है, ABE,
ये ट्रायंगल है आपके पास एक, और दूसरा कौन सा है, दूसरा आपके पास BEC, ये वाला ट्रायंगल नीचे की तरफ को जो बन रहा है ना। वैसे आप इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं कि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, और यहाँ से भी इसको लगा सकते हैं तो यहाँ से भी निकल जाएगा, दिक्कत कोई नहीं है। पर आप यहाँ से भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है। दोनों केस में आपके आंसर सेम निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों ट्रायंगलों में हमारे पास कॉमन साइड कौन सी है, तो ये आपको साइड दिख रही होगी, देखो जो BE साइड है ये दोनों ट्रायंगलों में आ रही है, और हमारा अप्रोच भी यही रहेगा कि किसी तरह से हम दोनों ट्रायंगलों के लिए क्या निकाल दें, इस BE साइड को या EB साइड को निकाल दें, ठीक है। चलिए अब अप्रोच करते हैं इसको। तो इन ट्रायंगल पहले ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ABE। इस ABE ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो AB मेरा परपेंडिकुलर है और EB मेरा क्या है, बेस है। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, वो होता है 10 कितना डिग्री दिया ऊपर का, वो दिया है 60 डिग्री का। 10 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा मेरा AB अपॉन में EB, ठीक है। अच्छा अब 10 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, वो होती है √3 इक्वल टू AB की वैल्यू भी नहीं है मेरे पास, AB की, अच्छा AB की वैल्यू को चाहे तो आप x मान लो, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देना फिर, लेट AB इक्वल टू x, ठीक है, मीटर। तो चलिए अब AB की वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, अपॉन में EB की वैल्यू मेरे पास EB ही रहेगी। यहाँ से इसके नीचे 1 लगा के मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से बनेगा EB √3 इक्वल्स टू x, और यहाँ से EB की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगी x अपॉन में √3 मीटर, ठीक है। तो एक साइड से तो मैंने EB की वैल्यू निकाल ली है एक ट्रायंगल से। अब ट्राई करते हैं ऐसा ही हम दूसरे ट्रायंगल से भी निकाल लें, ठीक है। चलिए तो अब दूसरा लिखिए, इन ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल है बताइए, अभी नीचे वाला ट्रायंगल है BEC, इन ट्रायंगल BEC। अब इस BEC ट्रायंगल में देखिए एक एंगल तो यहाँ बन रहा होगा 90 डिग्री एंगल, तो एक एंगल ये, एक एंगल ये बेस बनेगा, तो फिर ये जो BC वाली साइड है ये परपेंडिकुलर बनेगी। तो मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखना है, तो मतलब फिर से 10 का फॉर्मूला लगाऊंगा। 10 कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। 10 45 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा BC अपॉन में EB। 10 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू BC की वैल्यू मेरे पास गिवन है, दैट इज 7, ठीक है। 7 अपॉन में EB की वैल्यू मेरे पास नहीं, मुझे नहीं पता, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, EB है, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से बनेगा मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी EB इक्वल्स टू 7 मीटर, ठीक है। अब देखिए ज़रा दोनों ट्रायंगलों के केसों में जो मुझे चाहिए था मैंने वो निकाल दिया दोनों ट्रायंगलों से। ये वैल्यू भी EB की है, ये वैल्यू भी EB की है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को आपस में करेक्ट क्या कर देंगे, इक्वलाइज कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक साइड से वैल्यू आई थी x अपॉन में √3 इक्वल्स टू, दूसरी साइड वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 मीटर की, है ना। √3 यहाँ नीचे, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो x की वैल्यू है वो जब बन जाएगी मेरे पास 7√3, ठीक है। तो एक वैल्यू तो मेरे पास ये आ गई। अच्छा x है क्या, हमें दो वैल्यू निकालनी थी ना इसमें, हमें निकालनी है फाइंड द डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा टावर की हाइट निकालनी है, सॉरी। तो ये हमारे पास x वैल्यू आई है, और x क्या है, x है मेरे पास AB, मतलब AB की लेंथ आई है 7√3। ध्यान रखिए अभी AB जो है वो टावर की हाइट नहीं है, ये आधी हाइट है टावर की, देखो AB वाली, ठीक है। मुझे निकालनी है पूरी किसकी हाइट, AC, टावर, हाइट ऑफ टावर, या टावर लिख देता हूँ मैं। टावर है मेरे पास क्या, मेरे पास है AC। अभी AC की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, तो AC है मेरे पास क्या, BC प्लस AB, है ना, BC प्लस AB। BC की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7, ठीक है। या आप ऐसे बोल दीजिए कि x प्लस 7 ना, तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 7√3 प्लस 7। अब इन दोनों में से 7 कॉमन निकाल दिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा, √3 प्लस में 1, ठीक है। ये आ गई आपके टावर के टोटल हाइट इतना मीटर, ठीक है। देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कितने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 तक। चलिए अभी आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब बाकी बचे हुए जो आपके 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट चला हूँ या कहीं पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं है, तो दोबारा आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को, आपको अच्छे आसानी से समझ में आएगा। मैं जितना लेम लैंग्वेज हो सकती है उसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, है ना, सो दैट कि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। चलिए, तो अगली वीडियो तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए और मैथ के इन क्वेश्चनों को जितना ट्राई हो सकता है उतना कीजिए, ठीक है। चलिए, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।